हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में 10th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्लियर। तो याद रखो बेटा कि आपकी 10th क्लास में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि आगे चल के 12th क्लास में एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। और 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए उसी में से ही एक चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। क्लियर। अब इस अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो बेटा व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस है क्या। यहाँ लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम समझते हैं लाइफ क्या है। बेटा लाइफ क्या है, तो याद रखो कि अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी थिंग जो कि अपने आप को एग्जिस्ट कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, इट्स कॉल्ड लाइफ और लिविंग थिंग्स। क्लियर। जो अपने आप को एग्जिस्ट कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, इट्स कॉल्ड लाइफ, लिविंग थिंग्स और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। अब लाइफ प्रोसेस क्या है, तो उस चीज़ को बेटा एग्जिस्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रोसेस हैं, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसे फिनोमेना हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को करने पड़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर हम डेफिनेशन समझें तो बेटा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ऑल द बेसिक फंक्शंस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब कि ऐसे बेसिक फंक्शंस, ऐसी केमिकल प्रोसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए, उसको अपने एग्जिस्टेंस को, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पर जरूरी है, उन सभी प्रोसेस, उन सभी फंक्शंस, उन सभी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो याद रखना, मतलब क्या समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जिन सब चीज़ों की वजह से हमको सब चीज़ चाहिए होंगी, हमको अपने आप को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इस धरती पर रह रहा है, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए। क्लियर। तो याद रखिए इट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और जिस फील्ड को हम पढ़ते हैं, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, साइंस के फील्ड को, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी यही निकल के आती है। बायो कहीं भी वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, लिविंग। और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो व्हाट इज द बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड biology, and those process and those phenomena, those reactions which maintain this living things, which maintain the living organism to alive, to exist on this earth. Clear. These process, these phenomena are called life process. Clear. अब मैंने आपको बताया बहुत सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो पढ़ने ही वाले हैं हम कि कौन कौन से वो बेसिक फंक्शंस हैं जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दी लाइफ प्रोसेस, दीज आर दी फिनोमिना थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट देयर लाइफ। क्लियर। लेकिन उससे पहले एक बड़ा छोटा सा क्राइटेरिया, एक बेसिक फंक्शन जो कि किसी भी चीज़ को, लिविंग और नॉन लिविंग प्रोसेस को, या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक बेसिक क्राइटेरिया पर अगर आप बेटा माने तो वो क्या है, मूवमेंट। क्या है बेटा, मूवमेंट। तो मूवमेंट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मान लीजिए नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी देखो आपके लिए इस तरीके से हिल रहा हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा मुंह हिल रहा है, मैं इस तरीके से पूरी बॉडी मूव कर रही है। क्लियर। मैं, आप लोग इस तरीके मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर उसके अलावा आपने देखा होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो मूवमेंट जो हमें दिख रहा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग थिंग्स का एक बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फंक्शन है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपने आप को मूव कराता है। क्लियर। क्यों? बहुत सारी चीज़ों के लिए उसका मूवमेंट जरूरी होता है। ठीक। तो अब वो मूवमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया कि अब दो तरीके से डिवाइड कर दिया हमने,
चीज़ों को लिविंग एंड दी नॉन लिविंग मूवमेंट के बेसिस पर। बहुत सारे बेसिस हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, जिसके बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग्स को देखते हैं। इसमें कुछ आप अगर बोलना चाहें कि नहीं ये बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल अ पैरालाइज्ड पर्सन जो मूव नहीं कर पाता बेटा, लेकिन तो वो क्या लिविंग नहीं है? लिविंग है। मैंने क्या कहा आपसे, एक जर्नल बेसिक क्राइटेरिया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि आप लोग अगर आप ये बोलें कि सर वो कोई पैरालाइज्ड इंसान है जो बैठा हुआ है, जो मूव नहीं कर सकता, वो लिविंग तो है, बिल्कुल लिविंग है। वो बताऊंगा भी कि वो लिविंग क्यों है। वाई पैरालाइज्ड पर्सन इज अ लिविंग, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा मूवमेंट, है ना। तो याद रखो बेटा कि उसके बेसिस पर ऐसी चीज़ें जो अपने आप मूव कर सकती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। क्लियर? दोज थिंग्स विच मूव देमसेल्व्स इज लिविंग। और नॉन लिविंग कौन सा हो गया? वो थिंग्स जो अपने आप मूव नहीं कर सकती उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल स्टोन, चेयर, टेबल, ठीक है ना, फैन, मार्कर। अगर ये इस मार्कर को मैं कहीं रख दूं और मैं कहूँ चलो बेटा चलो, तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मैं इसको उठा के अब इधर से उधर ले जा सकता हूँ, तो ये अपने आप मूव नहीं कर रहा है। कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज़ चाहिए इसको मूव कराने के लिए। सही बात है। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म, ऐसी चीज़ें जो अपने आप मूव कर सकती हैं बेटा, वो किसके अंदर आती हैं? लिविंग के अंदर आती हैं। और जो अपने आप मूव नहीं कर सकती वो किसके अंदर आती हैं? नॉन लिविंग के अंदर आती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मूवमेंट दो तरीके का होता है। देखो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मूवमेंट दो तरीके का, लिविंग में मूवमेंट दो तरीके का है, विजिबल और नॉन विजिबल। व्हाट इट मीन्स? विजिबल मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ इस तरीके से आप चलते हुए देख रहे हैं, मेरा मुंह चलते हुए देख रहे हैं, मेरी आंखें जो ब्लिंक कर रही हैं वो देख रहे हैं, मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, आप वो देख रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे पार्ट, ऐसी चीज़ें जिसको कि हम देख सकते हैं वो विजिबल मूवमेंट में आ जाता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्लियर? स्विमिंग ऑफ फिश जो है वो है ना स्विम करती है, ठीक है। डॉग वैगिंग इट्स टेल, मतलब आपने देखा होगा कुत्ता जो है वो अपनी पूंछ हिलाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देखते हैं जो अपने आप मूव कर सकता है। तो समझ लीजिए हर बॉडी जो अपने आप मूव कर सकती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेड बॉडी है वो अपने आप मूव कर सकती है बेटा? नहीं कर सकती। कहते हैं कि नहीं कहते कि आप किसी को हिला के देखते हैं कि हाँ भाई चलिए ये हिल, नहीं यार अच्छा चलो ठीक है नॉर्मली, सही बात है कि नहीं? अरे यार ये तो मर गया, ये तो इसकी बॉडी मूव नहीं कर रही, होता है कि नहीं होता? तो बस वही चीज़। दूसरी अगर हम बात करें नॉन विजिबल, तो बेटा नॉन विजिबल का मतलब क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही लेकिन वो मूव करती है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम, और नॉर्मली अगर आप जब चल रहे हैं तो ब्रीदिंग आपको पता चलता है कि क्या आप ब्रीथ कर रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ एक कहते हैं कि साहब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ब्रीदिंग, लेकिन बेटा इट इज़ अ मूवमेंट विच इज़ नॉन विजिबल। लेकिन ऐसे ही मैंने आपको बताया ना कि पैरालाइज्ड इंसान की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि साहब उसके हाथ पैर तो मूव नहीं कर रहे, क्या वो लिविंग? फिर आपने लिविंग क्यों बोल दिया? बेटा हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जो हमको नॉन विजिबल हैं। प्लांट्स में मूवमेंट जो होते हैं जो हमको नॉन विजिबल होते हैं, और उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। एंड दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। क्लियर? फॉर आवर लाइफ। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मूवमेंट, आपके सेल में चीज़ें मूव कर रही हैं, ग्लूकोज अंदर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। क्लियर? तो दीज आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग एग्जिस्टेंस। क्लियर? ऑफ द लिविंग एग्जिस्टेंस। अब आपको ये बात समझ में आई तो मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट आर द लाइफ, व्हाट आर द प्रोसेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अलाइव टू मेंटेन देयर लाइफ। एंड हियर द बेसिक Here, the basic feature of the living organism is the movement. Clear? And the part where the movement occur in which the living and the non-living things. तो बेटा देखो लिविंग थिंग्स में क्या हुआ कि वो खुद मूव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? खुद मूव कर रहे हैं। वो
खुद मूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा कि वो अपने आप मूव नहीं कर रहे होते। अब उसी लिविंग में मैंने आपको बताया कौन कौन सा, विजिबल एंड नॉन विजिबल। अब इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी वो प्रोसेस हैं, वो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम ये मेंटेन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वो लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं या। तो देखिए बेटे, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। क्लियर, अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, लाइफ क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपसे कहा था कि एक बेसिक फीचर होता है जो कि हमने पढ़ा था मूवमेंट। क्या पढ़ा था बेटा, मूवमेंट। वो मूवमेंट के बेसिक फीचर्स पर एक हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्या किया था, हमने कैटेगराइज किया था। मैंने आपसे कहा था कि बेटा मूवमेंट एक सिर्फ एक बेसिक फीचर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवमेंट है जिसके बेसिस पर हम लिविंग या नॉन लिविंग कंटेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइफ प्रोसेस हैं जो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। अब वो क्या क्या लाइफ प्रोसेस हैं वो समझते हैं। देखिए, लाइफ प्रोसेस सबसे पहले कौन सा है, न्यूट्रिशन। क्लियर, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। याद रखो बेटा कि किसी भी चीज़ को, मैंने आपको क्या बताया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर इन अ लिविंग थिंग्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू एग्जिस्ट या रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हर किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। व्हाट इज द मेन कंटेंट इज एनर्जी। तो याद रखो बेटा कि एनर्जी जो हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, फूड से मिलती है। और द मेन प्रोसेस थ्रू विच वी टेक द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल, बिकॉज व्हेन वी टेक और व्हेन वी टुक द न्यूट्रिशन, और हम जब न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन लेते हैं और आफ्टर द डाइजेशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस या वेरियस वेस्ट मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी in the form of nitrogenous waste, and the release of nitrogenous waste is called excretion. Clear, the urine which is the main waste material which is responsible to release out the nitrogenous waste from our body. Next point is the circulation. आप मान लीजिए बेटा कि आपने खाना खाया। अब खाना तो आपने खाया मुंह से और फिर वो आपको पता है कि पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन आपको एनर्जी तो एक ब्रेन की सेल से लेके नीचे जो आपका पैर प्रेजेंट है, जो आपकी फिंगर्स प्रेजेंट हैं, क्लियर बेटा, वहाँ तक आपको एनर्जी सोर्स चाहिए। तो और आपको गैसेस जो हैं वो आप रेस्पायर कर रहे हैं, तो रेस्पायरेशन के लिए भी आप मान बड़ा ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। तो इन सब प्रोसेस का आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए। सर्कुलेट होगी चीज़ें तभी जाकर वो चीज़ें एक एक कर या तो वहाँ पर पहुँच पाएंगी और या वहाँ से आ पाएंगी। जो आपका मेन मटेरियल है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो तो वहाँ तक पहुँच पाएगा और जो वेस्ट मटेरियल हो वहाँ से आ पाएगा। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल। क्लियर, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द रेस्पायरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द फूड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना तो खा लिया, लेकिन याद रखो बेटा कि हमने खाना तो खा लिया, लेकिन याद रखिए कि खाने को पचाने के बाद में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। दूसरा, जब वो खाना डाइजेस्ट होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी देगा, तो उसके रेस्पेक्ट में CO2 वहाँ से रिलीज आउट होती है, जो आप क्या करते हैं, रेस्पायर आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर रेस्पायरेशन नहीं होगा तो आपके खाने का ब्रेक डाउन नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखना बेटा, आपकी ये जो प्रोसेस हैं इसी चैप्टर में है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि बेटा हर चीज़ अपने अपने मैनर में काम कर रही है। उस मैनर में काम कराने के लिए
बताने के लिए कि हाँ भाई अब ये चीज़ आ गई है और आपको ये चीज़ यहाँ पर रिलीज़ करनी है, ये चीज़ यहाँ पहुँच गई है, आपको ये काम इधर से करना है। उन सब चीज़ों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा वो कौन होता है? ब्रेन होता है। हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि इन सभी पूरी प्रोसेस को क्या करेंगे? कंट्रोल करके रखेंगे कोऑर्डिनेट वे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है बेटा कि कोई एक टीम है, आप सब लोग क्रिकेट खेलते होंगे और दूसरे गेम्स हॉकी खेलते होंगे बेटा, आपको पता है कि ठीक है कीपर कीपिंग कर रहा है, ठीक है ना, कहीं कोई फील्डर जो है वो बाउंड्री पर लग रहा है, कोई कहीं लॉग ऑन पे लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है, लेकिन बॉलर ने बॉल फेंक दी बाउंड्री पर, खिलाड़ी तैयार नहीं है, क्या होगा? चौका चला जाएगा, छक्का चला जाएगा। तो सब चीज़ रेगुलेटेड में है कि नहीं? सब चीज़ कोऑर्डिनेटर में किसका काम होता है? कैप्टन का काम होता है। कैप्टन बताता है कि बेटा ठीक है चलो स्टार्ट करो। तो सेम हमारी बॉडी में भी ब्रेन वो चीज़ है जो हमारी बॉडी का कैप्टन है, जो हर प्रोसेस को काम कर रहा है। क्लियर? हम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि प्लांट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन, बिकॉज for the existence of the living process they increase their number, or for existence of the organism they reproduce either sexually either asexually, it doesn't matter। लेकिन अगर उनके अपने आप को उन्हें एग्जिस्ट करना है, अपने नंबर को उन्हें बढ़ाना है, तो बेटा उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो याद रखो कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द मेन लाइफ प्रोसेस कंटेंट। क्लियर? तो हेयर इज द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, respiration, control, coordination and the reproduction. These are the main life process which is responsible for the existence of any living organism, either animal और प्लांट। क्लियर? तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा वो कौन सा है? न्यूट्रिशन। कौन सा है? न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम बात कर रहे हैं कि भाई मम्मी कहती हैं, आपसे कहती होंगी बेटा दूध पीना है, बेटा दाल खानी है, बाहर के फास्ट फूड जंक फूड कम खाओ, घर का न्यूट्रिशियस खाना खाओ। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो अब हम समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो याद रखो कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वाई? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी, फॉर एग्जांपल मैं ये हाथ चला रहा हूँ, मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप नोट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और आपको पता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? इज द न्यूट्रिएंट, फूड, द प्रोसेस थ्रू विच वी टेक द न्यूट्रिएंट्स and these nutrients digest, oxidize and convert into energy, and this energy is utilized for various chemical process। वही हम बात कर रहे हैं कि this energy utilized in various metabolic activities। क्लियर? तो वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी को यूज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। क्लियर? यहाँ पर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब समझें तो बेटा मेटाबॉलिक इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक टर्म है, इज डिराइव्ड फ्रॉम metabolism, is derived from metabolism। if metabolic activities means metabolism, clear? formation, what is metabolism? formation and breakdown of component। क्लियर? तो याद रखना बेटा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट मीन्स derived from the metabolism, it is a process in which
in our body, in living organisms body, formation and breakdown of any chemical component is called metabolism. क्लियर, आगे चलकर और हम समझेंगे इन्हीं के ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन के बेसिस पर ही मेटाबॉलिज्म को दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि द फूड कंपोनेंट विच गिव्स एनर्जी, मैंने आपसे क्या कहा बेटा, न्यूट्रिशन एक फिनोमेना, एक प्रोसेस है, और वो फूड कंपोनेंट्स, वो आप जो खाना खा रहे हैं, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चाहे आप चावल खा रहे हैं, चाहे आप दाल खा रहे हैं, चाहे आप दूध पी रहे हैं, तो उन सभी न्यूट्रिएंट कंटेंट में से वो कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. आ गई बात समझ में. और मैंने आपको बताया कि हर किसी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है, और उसके एनर्जी के लिए उनको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है. तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इसी वजह से आपको ये पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट लेने का काम करता है. कुछ ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो खुद बनाते हैं, ठीक है. कुछ न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल से लेते हैं. उसके अलावा अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बना पाते, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, वो उन किससे लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेटा क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे. क्लियर. तो यहाँ पर इस तरीके से एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर. तो मेनली वो कितने तरीके का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दो तरीके का होता है बेटा. कितने, अब देखिए बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का क्या यूज़ करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वे यूज़ करते हैं, पाथवे यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए. तो उसके बेसिस पर मेनली दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है बेटा. कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. अब देखो समझो कैसे. ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक माने क्या होता है, न्यूट्रिशन, और हेट्रो माने क्या होता है, डिफरेंट, और ट्रॉफिक माने क्या होता है, न्यूट्रिशन. तो याद रखिए बेटा कि यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. क्लियर. इसका मतलब क्या हो गया, दोज ऑर्गेनिज्म synthesize their food, themselves. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं उनको, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. क्लियर. दोज ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, या बाय देयर ओन प्रोसेस, बाय देयर ओन प्रोसेस. क्लियर. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा, प्लांट्स. कौन से होते हैं, प्लांट्स. इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लियर. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो कौन से होते हैं, प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अ प्लांट. क्लियर. याद रखना बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया. क्या है, बैक्टीरिया है. ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. क्लियर. और याद रखना, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस.
क्या नाम है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो हमको क्या समझ में आया? दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेंगे वो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे, और उनमें कौन आते हैं? मेनली प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which take their food from others, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद नहीं बना पाते, लेकिन किससे लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें अगर इसमें, तो देखो कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं। देखिए, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो कि अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल गोट, बियर, काव। क्लियर? ये सब। उसके अलावा कार्निवोर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? दूसरों से लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इतनी समझ में आ गई? क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। इसके अलावा सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सुना होगा ना आपने, मरे सड़े गले पदार्थों। आपने देखा होगा कि कभी कभी बाईपास पर किसी भी एनिमल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोई लेने नहीं आता, धीरे धीरे करके उसमें आपने कभी गए हो तो वहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, काफ़ी बदबू टाइप की सी आती है। तो उस टाइम पर आप समझ लीजिए कि ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहे हैं, अपना भोजन ले रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें सेप्रोफाइट्स की, तो सेप्रोफाइट्स किससे? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। और इसके अलावा अगर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैरासाइट। बेटा कौन से होते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग बॉडी पर रहकर अपना खाना उनसे ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि बेटा जुएं पड़ जाते हैं बालों में, तो क्या है कि वो हमारी ही बॉडी पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारी बॉडी पर रहकर क्या करते हैं? हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारी बॉडी में ही रहते हैं। तो जो पैरासाइट अंदर रहते हैं दीज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट, और जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। क्लियर? तो यहां पर हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमको पता चला कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी में आ गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना दूसरों से लेते हैं वो किससे आ जाते हैं बेटा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम मेनली इन चारों की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लार्विवोर्स, सेंग्विवोर्स, कॉप्रोफिलस, क्लियर, कैनाबाइल्स, फिल्टर फीडर्स, ये सब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक में ही आते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, और वो प्रोसेस कौन सी है बेटा? फोटोसिंथेसिस।